नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज। आप सभी को आपके अपनी प्लेटफॉर्म जो यूजीसी नीट की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है, जोश नीट जेआर पे स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर 2025, या जो यूँ कहें कि आप आगामी जून 2026 के अटेम्प्ट देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं, 2000 दिसंबर के 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए पेपर वन जो पेपर होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप क्यों ना हो, कंपलसरी होता है 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का। उस चीज़ के तैयारी आपको पहले करना पड़ता है, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे तो बिना 50 क्वेश्चन किए ये जो पेपर वन का आपका जीआरएफ असंभव है। तो यही असंभव को संभव बनाने के लिए हम लोग पेपर वन को पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अब तक आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आप यूँ कह सकते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले जाकर के कोई भी चीज़ों को देखने के लिए आपको जब सतत और सही सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा यूनिट 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 हो चुका, या बाकी यूँ कहे कि 7 तक हो चुका है। इसीलिए तो जाकर के सबसे पहले उसको देखिए, देन आप आज से करेंगे यानी कंटिन्यूटी के साथ बना रहेगा तो आपका तैयार हो जाएगा। आपको सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, ये आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये चौथी कक्षा है, यानी 3 कक्षा ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए जब आईसीटी को ही यूनिट को करना है, सबसे पहले ये 3 लेक्चर और जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद ये चौथा लेक्चर में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। सबसे महत्वपूर्ण हिदायत के तौर पे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये फ्री हैंड शॉर्ट नोट्स है, खासतौर पे यूजीसी के लिए, जो केवीएस मदान जैसे बुक्स का जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, उस बुक से मैं करवा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे और जो महत्वपूर्ण है उसको ऑलरेडी मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये आपसे प्रत्येक बार क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, इसीलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी चीज़, जब आप जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा मिशन जेआरएफ। मिशन जेआरएफ दिखेगा, और मिशन जेआरएफ में जो नेट जेआरएफ पे जाएंगे तो आपको यूं ही इस तरीके से 4 लिंक मिलेगा, और 4 लिंक में जो देखिए टेलीग्राम का दिया हुआ लिंक, इस लिंक पर जा क्लिक करेंगे और ऑलरेडी आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होता है मिलना शुरू, जैसे पीडीएफ हो गया, क्लास का अपडेट्स हो गया, वो टेलीग्राम पर चला जाता है। यहाँ देखिए किस प्रकार से वीडियो सारे क्लास का ऑलरेडी क्या है मेंशन किया जा चुका है, जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, जब आप कोर्सेज में आते हैं तो कोर्सेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लास्ट 60 डेज, क्योंकि आपको पता है कि 60 दिन से कम समय बचा है, तो लास्ट 60 डेज जीआरएफ बैच को जरूर देखिए पूरा कंप्लीट, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देगा जो तैयार करने में आपको किसी भी स्टूडेंट के लिए सहायक हो सकता है। जब प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुल मिला के तमाम वो सिस्टमेटिक यूनिट वाइज है, चाहे आपका विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ भी हो, हिंदी हो, तो भी मिल जाएगा, यूनिट वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। पेपर वन तो कंपलसरी है ही है, तो इसीलिए पेपर वन के लिए यहाँ देखिए लिखा है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 1-to-1 मेंटरशिप, साथ ही लिखा हुआ है यूजीसी नेट पेपर वन कंप्लीट बैच। कंप्लीट बैच का मतलब है कि तमाम जितनी भी पेपर वन का चीज़ें है यूनिट का, सारे चीज़ मिलेगा, और यूनिट वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। ठीक है, क्लास की ओर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। कल जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो कंप्यूटर के प्रकार देखे थे। कंप्यूटर के प्रकार जब देखे, कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, कार्य प्रणाली के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, आकार के आधार पे और पीढ़ियों के आधार पे। हम लोगों ने सबसे पहला देखा था कार्य प्रणाली के आधार पे। 3 देखा था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड देखा था। क्या देखा था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तीनों में अंतर को भी हम लोगों ने देख लिया था कि एनालॉग क्या होता है, बिट्स क्या होता है, तमाम चीज़ों को। आज हम लोग जो देखने वाले हैं उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर देखने वाले हैं कि विशेष उद्देश्य के लिए क्या होता है, कम उद्देश्य के लिए क्या होता है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने इस कक्षा को आज से बहुत ही बेहतरीन लेक्चर को फ्री हैंड, मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स बनाना कभी मत भूलना। नोट्स नहीं बनाओगे बाद में एग्जाम के समय क्या होगा, परेशानी होगी, फिर हाइपर होने के से अच्छा है कि अभी नोट्स बना लेना ज़्यादा बेहतर है। मैं नोट्स बनाने की सहूलियत हो इसके लिए मैं वीडियो को हटा देता हूँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए हम चलते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के लिए कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग देखने की सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। जब हम आते हैं उद्देश्य के आधार पे, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, तो सबसे पहला जो आपने देखा क्या, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, खासकर तौर पे ऐसे कंप्यूटर जिनका निर्माण और प्रोसेसिंग किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। खास करके माँ बाप समझिए ना, किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करना, किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करना है। ठीक है, अब
अब इसमें इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य की अनुरूप होती है। सीपीयू क्योंकि वैसा ही बनाना पड़ेगा ना जैसा आपको काम होगा, सीपीयू को डिजाइन वैसा ही करेंगे। सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जैसे मान लो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई अंतरिक्ष विज्ञान में काम कर रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में के लिए कोई काम कर रहा है कंप्यूटर को, या मौसम विभाग में कोई काम करवाएगा, तो उसके लिए वैसा ही चाहिए जैसा कि डिमांड की उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको समझ आ, जैसे उपग्रह को अगर मान लो कोई सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काम करेगा, उपग्रह संचालन के लिए, तो स्पेसिफिक कार्य होगा ना, आप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा जो बात आता है इसमें, एक आता है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है, जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है वो देखिए। जब जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करेंगे आप, तो सबसे पहला चीज़ आता है कि इस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये होती है, इनमें खासकर उपस्थित सीपीयू की क्षमता जो होती है तथा कीमत कम होता है। ये जो सीपीयू होता है इसका सीपीयू कम क्षमता का होता है, कम क्षमता का होता है, और कम कीमत भी होता है इसका, विशेष की तुलना में तो कम ही होगा, ठीक है। इस कंप्यूटर का प्रयोग जो है सामान्य कार्य हेतु किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कार्य की बात करोगे तो कार्य की जैसे पत्र तैयार करना, कोई भी लेटर तैयार करना, पत्र तैयार करना, ठीक है, दस्तावेज तैयार करना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ की प्रिंट करना, ये सब चीज़ें काम आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपने क्या देखा था 3 नंबर का, आकार के आधार पर क्या था, आकार के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कुल मिलाकर के जो साइज के आधार पे आप देखेंगे तो एक देखिए, सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो छोटा जिसको कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। खासकर इस कंप्यूटर को माइक्रो के खासकर 2 कारणों से कहा जाता है। क्या है? पहला देखिए, पहला तो ये होता है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। कारण जब जानेंगे ना तो कारण में क्या होता है, पहला माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, प्रोसेसर का यूज होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, सबसे पहला जो होता है। दूसरा कि यह अपेक्षाकृत आकार में क्या होता है, छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, इसीलिए आकार में इसको माइक्रो कहा जाता है। खासकर इस सामान्य एक व्यक्ति ही कार्य करेगा, याद रखना, सिंगल के लिए होता है, एक ही व्यक्ति काम करेगा, एक ही व्यक्ति कार्य करेगा, ठीक है। इसका डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट कब हुआ है, विकास जो है 1970 के दशक में हुआ है, 1970 के दशक में। कौन किया? IBM आरंभ किया था। कौन किया? IBM आरंभ किया है, ठीक है। इसमें बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको पता है। आपको मैंने बिट्स वाला वही बता दिया ना, बिट्स वाला क्या 0 और 1 के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर सेट किया जाता है, इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होते हैं, ये बात आपको पता ही। एग्जाम्पल में इसको रख सकते हो डेस्कटॉप, ठीक है। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। 4 चीज़ से ही तो काम करता है। जैसे सबसे पहले क्या हो गया, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और एक होता है माउस। क्लियर? आपने कुल मिलाकर क्या देख लिया? आपने देखा कि एक आकार के आधार पे जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो आप माइक्रो कंप्यूटर सिंगल पर्सन के लिए आपने तमाम चीज़ों को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होता है दूसरा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, जब मिनी कंप्यूटर की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के क्या होता है, तुलना में बड़ा होता है।
तो हम लोग देख रहे थे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में सबसे बड़ा क्या होता है, जो माइक्रो की तुलना में, अगर माइक्रो की तुलना के करेंगे तो थोड़ा बड़ा होता है इससे, माइक्रो से बड़े, एवं मेन फ्रेम से, जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम से छोटा। समझ में आ गया होगा कि माइक्रो से बड़ा होगा और मेन फ्रेम से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात तो सबसे पहले जान के, इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। सीपीयू जो है ना, एक से अधिक हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। ठीक है, बात आप समझ में आ गया होगा। मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग होता है खासतौर पे यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के बैंकिंग कार्यों के लिए होता है। सबसे पहली चीज़ उपयोग की बात करेंगे ना, तो उपयोग सबसे पहला तो जानते हैं कि जो रिजर्वेशन होता है, वो आरक्षण प्रणाली यात्रियों के लिए, यात्रियों के लिए जो है ना, आरक्षण प्रणाली जो रिजर्वेशन करवाते हैं हम लोग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो बैंकिंग में, जो खासकर बैंक में जो बैंकिंग कार्य पद्धति होती है, बैंकिंग काम होता है, उसके लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर पे। तीसरा जो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या कहते हैं इसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम आता है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेन फ्रेम में क्या होता है, इसमें 32 या 64 बिट के खासकर एकाधिकार क्या होता है, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्या होते हैं, 32 या 64 बीट के क्या होते हैं, एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये पहला बात है। खासकर कार्य करने की क्षमता क्या होती है, और मेमोरी भी काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आपको पता ही है। उसमें आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी बड़ा का मतलब सुपर कंप्यूटर से इतना बड़ा तो नहीं होगा, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। इसमें कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। कार्य जो है ना, कई लोग एक साथ काम करेंगे, कर सकता है। ठीक है, खासकर इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में, उपयोग की बात करोगे उपयोग में, तो कई खासतौर पे क्या होता है, बड़ी कंपनी, जो बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, अनुसंधान में, रिसर्च में, अंतरिक्ष में इसका काम होता है। ये बात पता है, समझ में आ गया होगा। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो जो काम करने की जो बात करेंगे तो खासकर इस तरीके से काम होता है। 32 बीट से 64 बीट सामान्य प्रयोजन सीपीयू में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि 4 गीगाबाइट से अधिक मेमोरी का सीधे संबोधित करने में सक्षम होना, यानी कि 4 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 32 बाइट। ठीक है, 32 बाइट्स से अधिक मेमोरी होगा, से प्लस जो है ना मेमोरी होगा, मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खास तौर पे अगर बात करेंगे तो ये कंटिन्यू का बहुत बड़े काम करने के लिए इस सब का यूज किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर महासंगणक। ठीक है, अब देखो सुपर कंप्यूटर में सबसे बड़ी वर्तमान समय में अगर बात करो, यह गणना शक्ति में सबसे आगे है। क्या है, ये गणना शक्ति में सबसे आगे है, सबसे आगे। ये बात आपको पता ही है। खासकर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बड़े बड़े परिकलन, अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता ही, मतलब बहुत तेज होता है कुल मिला के। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हुए, इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, कई सारे, जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकालता है, जटिलतम समस्या का हल तुरंत निकाल देता है, तुरंत कर देगा ये आपको। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र, दक्षता, सक्षम, सब चीज़ में समृद्ध में है। क्या है, अब कहता है कि खास करके खासकर वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप, क्या है, जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं।
500 जो मेगा क्या है फ्लॉप, 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य करता है, की क्षमता से कार्य करता है। इसकी विशेषता के तौर पे रख सकते हैं कि 500 मेगा फ्लॉप से अगर जो ज़्यादा काम करता है उसको हम सुपर कंप्यूटर के तौर पे क्या करते हैं, मान लेते हैं। आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब से अधिक गणना कर सकता है। गति तो आपको पता ही है, मेगा फ्लॉप मैं बता दिया आपको। अब देखेंगे अभी अगर मान लो कि आपने कभी एग्जाम्पल में फुगाकू का नाम सुना होगा, परम का नाम सुना होगा आपने। फुगाकू जापान का है, फुगाकू जापान का है, परम भारत का है। ठीक है, ये सब क्या है, इसका नाम है। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पे विश्व के 500 सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर में भी हमारा भारत का भी एक नाम आता है। परम आपको पता ही, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 था, खास करके जिसका परम नाम दिया। परम याद रखो, बस इतना ही। हमारा जो है ना सीडेक के द्वारा जो है, ये परम की बात करेंगे ना, सीडेक के द्वारा जो है कब 1991 में विकसित किया गया था। ये बात हो गया। अब जब बात करेंगे तो इस तरह से चीज़ें कि आपके पास क्या हो गया, सीडेक द्वारा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी जो HPC AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि लाया गया था। ये बात आपको पता है। तो ये सीडेक के 1991 आपको पता चल गया। अब आता है, नेक्स्ट आता है 5वां, वर्क लोकेशन, वर्क स्टेशन। क्या आता है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन देखिए, अब वर्क स्टेशन होता है कि इसकी प्रसंस्करण गति जो होता है और भंडारण क्षमता बहुत अधिक होता है। प्रसंस्करण गति और भंडारण क्षमता बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक होता है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति एक समय में। इसका उपयोग कहाँ होता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, जिसको वर्क स्टेशन बोलते हैं, भवन निर्माण आदि में सिमुलेशन तैयार करने के लिए करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो रेलवे आरक्षण बता दिया, खासकर विमानन से संबंधित में भी काम आता है। अब आपने देख लिया कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ों को। अब हम चलते हैं कि पीढ़ियों के आधार पर, क्या हम पीढ़ियों के आधार पर, बेस्ड ऑन जनरेशन। आपको याद होगा, भूलना मत कि मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, आकार के आधार पे। अभी यहाँ देखो, कार्य प्रणाली के आधार पे देख लिया, उद्देश्य के आधार पे देख लिए, आकार के आधार पे। अब देखते पीढ़ी के आधार पे, क्या देखेंगे, पीढ़ी के आधार पे। पीढ़ियों के आधार पे, पीढ़ी के आधार पे हम लोग कैसे देखते हैं, खास करके बेस्ड ऑन जनरेशन की बात करेंगे तो हम आपको इसका ना कुछ टेबल बना देते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगा। जैसे प्रथम की बात करते हैं, जो प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, तो प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड होगा 1942 से लेकर के 59 तक। ठीक है, अब इसमें सारा कंटेंट हम बता देंगे आपको क्या क्या होता है। अगर इसमें पॉइंट वाइज देखो, हार्डवेयर की बात करते हैं सबसे पहले। हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। दूसरा क्या होता है, छिद्रित कार्ड होता है। छिद्रित कार्ड होता है, यानी पंच कार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ विशेषता के तौर पे अगर इसको देखना है, प्रथम वाले में क्या था, विशेषताएं में क्या था, मशीनी भाषा, केवल मशीनी भाषा का समर्थन करता है। ठीक है, केवल मशीनी भाषा का। दूसरा बात करेंगे तो अधिक लागत है इसका, अधिक लागत था। तीसरा बात करेंगे तो विशाल आकार है इसका। ये सबसे शुरुआत में जब आया था तो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे।
ऊर्जा खपत भी बात करेंगे। एनर्जी जो है ना, ऊर्जा ज़्यादा यूज होता था इसमें ऊर्जा खपत की अधिक होती थी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उदाहरण के तौर पे देखिए। इनैक, ये सब पूछ सकता, मैं आपको फिर मत बता रहा हूँ, ये सब पूछ लेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ज़रूरी है। EDVAC, नेक्स्ट आता TBM 701। ठीक है, 7, ये सब आपको है प्रथम वाले में। नेक्स्ट अब चलते हैं दूसरे। आप जो सेकेंड पीढ़ी है ना, सेकेंड पीढ़ी का टाइम कब है? 1959 से लेकर के 1965 के बीच में। इसका सबसे पहले हार्डवेयर क्या आता है? इसमें हार्डवेयर ट्रांजिस्टर के तौर पे आएगा। क्या? ट्रांजिस्टर आ जाएगा। चुंबकीय टेप आएगा, चुंबकीय टेप आ जाएगा। दूसरी बात करेंगे विशेषता के तौर पे, सबसे पहला तो विशेषता होता है कि जो बैच होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, OS पे काम करेगा। इसके बाद पिछली पीढ़ी के तुलना में ये तीव्र है, थोड़ा तीव्र है, पिछली के तुलना में थोड़ा तीव्र। ये बात समझ में आ गया। छोटा और विश्वसनीय है, ये बात छोटा और विश्वसनीय, क्योंकि पहला क्या था, पहला पीढ़ी में बड़ा था, ये विश्वसनीय थोड़ा सा आया। और ये पहले की तुलना में क्या है, महंगा है थोड़ा सा। अगर इसका कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे इस सिस्टम का नाम क्या है, तो आपको हॉनीवेल 400 का नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हॉनीवेल 400। दूसरा CDC 1604। तीसरा IBM 7030। जो आपने पहले, इससे पहले क्या देखा था, IBM, खास देखा ना कि यहाँ पर क्या था, TBM, सॉरी गलती, यहाँ जो लिखा है वो सही है, TBM 701 था और यहाँ पर IBM 7030 है। अब हम चलते हैं तीसरी पीढ़ी पे। तीसरा पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1965 से लेकर के 75 के बीच का। अगर इसमें बात करेंगे कि इसका हार्डवेयर क्या काम होता था, इसमें क्या क्या लगता था हार्डवेयर के तौर पे, जो सर्किट होता है, वो सर्किट IC जिसको कहते हैं हम लोग, वो IC इसमें काम आता है इसमें। ठीक है, फिर अधिक क्षमता वाले डिस्क और चुंबकीय टेप इसमें लगते हैं। अधिक क्षमता वाला क्या लगेगा, डिस्क और चुंबकीय टेप। फिर आता है विशेषता के तौर पे, खासकर समय साझा करने वाला OS होता है। क्या होता है, टाइम साझा करने वाला OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये तीव्र होता है, छोटा होता है, विश्वसनीय होता है, ये तो बहुत कम, खासकर वही खर्च वाला होता है। अपडेट करने में सरल है, ये अपडेट करने में क्या है, सरल है। ये भी बात समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल तो देखना है आपको। सिस्टम का नाम क्या था, सबसे पहला IBM 360370, CDC 6600, PDP 811। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है, किसका, तीसरे पीढ़ी में जो हुआ था इसका। अब हम आगे चलते चतुर्थ पीढ़ी में। जब चतुर्थ पीढ़ी की बात करेंगे आप, इसका आता है 1975 से लेकर के 1988 के बीच का। ठीक है, अब समझिए, अगर हार्डवेयर इसमें देखो, हार्डवेयर क्या क्या लगता है,
जो आप जानते हैं सबसे, जो VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI टेक्नोलॉजी के साथ आईसी का यूज होता है। आपने सुना होगा कि इसमें आईसी है, ये जो सर्किट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सबसे बड़ी चीज़। अब आता है इसमें क्या, सबसे दूसरी चीज़ होता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि पोर्टेबल के रूप में चुंबकीय टेप और फ्लॉपी होता है इसमें। पोर्टेबल के रूप में क्या होता है? चुंबकीय टेप और क्या होता है? फ्लॉपी। ये सब समझ में आ गया। ये मैं हार्डवेयर बता रहा हूँ, इतनी चीज़ें। कुछ विशेषता अगर देखेंगे आप तो सबसे पहली बात मल्टी प्रोसेस होता है, ये बात पता ही है। मल्टी प्रोसेसिंग काम में आएगा, ओएस होता है। वस्तु उन्मुख कार्य करोगे, जो काम आप बोलेंगे वो काम करके देगा। वस्तु उन्मुख कार्यक्रम में भाग लेगा। ये उपयोग में सरल होता है। ये उपयोग में क्या होता है? सरल होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल सिस्टम सॉरी काम करेंगे तो एप्पल जो होता है, एप्पल सेकेंड, इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। सिस्टम का नाम एक होता है वैक्स 9000, इसमें आता तीसरा क्रय 12। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको निश्चित तौर पे पूछेगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जाकर के क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है 5वीं पीढ़ी में, जिसका टाइम पीरियड 1988 से लेकर के आप यूं कहे अब तक, वर्तमान तक। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? जो यूएलएसआई, जो अपने देखा था पहले VLSI, अभी इसमें आ गया यूएलएसआई। खासकर यूएलएसआई तकनीक के साथ यूएलएसआई प्लस आईटी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। पोर्टेबल के रूप में ऑप्टिकल, आपने देखा उस समय पोर्टेबल के रूप में चुंबकीय टेप और फ्लॉपी लगा हुआ था। इसमें देखेंगे पोर्टेबल के साथ जो है ना, पोर्टेबल के रूप में ऑप्टिकल डिस्क लगेगा। ऑप्टिकल डिस्क लगता है, केवल पढ़ने के रूप में के लिए, भंडारण के लिए है। पढ़ने के लिए स्टोरेज है। ठीक है, शक्तिशाली होता है, ये बात मैं बता देता हूँ। क्या है? पावरफुल होता है, शक्तिशाली सर्वर है ना इसका। इंटरनेट पर इस पर काम करना शुरू करते हैं आप लोग, जो आप लोग के पास वर्तमान में है। क्लस्टर कंप्यूटिंग इसमें आता है। ठीक है, क्लस्टर का ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा। अब जब हार्डवेयर हो गया तो अब जो बात आएंगी विशेषता के तौर पे, मैं फिर कहता हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना नोट्स बनाए कोई काम का नहीं होगा उसके बाद। इतना समय तो रहेगा ना कि वीडियो देखोगे, इसीलिए अपना नोट्स बना के पहले रखो कि उस समय आकर के क्या रहेगा, बहुत शॉर्ट में रहेगा तो चीज़ें पलट के निकल जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। ये तो शक्तिशाली हो के सस्ता होता है, ये विश्वसनीय तो होता ही, आपको पता ही। प्रयोग करने में सरल भी होता है, ये पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल है, प्रयोग करने में सरल है। तीव्रता से सॉफ्टवेयर विकास संभव है इसका। तीव्रता से जो है ना सॉफ्टवेयर का विकास जो हुआ है, संभव हुआ है। कुछ अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखिए, सिस्टम का नाम क्या क्या है, तो पहला IBM, ठीक है,
पेंटियम। तीसरा बात करेंगे तो परम। ये सब 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। आपने देखा कि किस प्रकार हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से, अगर मैं बताऊं आपको, कि कंप्यूटर के तमाम उस प्रकार को भी हम लोगों ने देख लिया जो मेरे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी था। आपने ये भी देख लिया कि कंप्यूटर आज के डेट में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से इस न्यू इरा में। तो न्यू इरा में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की इतनी डेवलपमेंट हो गया है जिसके बेसिस पर आप देश के किसी भी कोने में हैं और मेरे से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो नेट जेआरएफ के आप स्टूडेंट हैं। तो इसी प्रकार जितने पीढ़ी था, सारे पीढ़ी का मैंने आपको सिस्टमेटिक, आप इसको ऐसा करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर मैं डाल दूंगा तो आप इसीलिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको भी प्रिंट करवा लेंगे ना तो आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। आप आकार के अंदर तमाम चीज़ों को आपने देखने की कोशिश किया, अपने साथियों को जरूर बताइए। ये ऐसा फ्री हैंड लेक्चर कहीं अवेलेबल नहीं है, आप इवन यूट्यूब पर देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा इतना फ्री कंटेंट और सबसे ऑथेंटिक कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस कंटेंट और इस टीचिंग स्टाइल पर विश्वास करके आप जोश नेट जेआरएफ के साथ जुड़िए, जुड़ करके अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, क्योंकि आप तो अपने लिए उम्मीद कीजिए कि कोई और भी इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। तो मैं अगला लेक्चर जब लूँगा तो आपके लिए और बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बने हुए हैं, आप ही का सिलेक्शन होने वाला है, इस बात को उम्मीद, क्योंकि जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। उसी का जेआरएफ होगा और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बेसिस पर वो पीएचडी में एनरोलमेंट लेगा, बाकी का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, या लेक्चर के तौर पे जिसका अपॉइंटमेंट होगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।